Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today we are going to discuss about waterfowl census techniques. Waterfowl are the birds which occupy the wetlands. And to count birds is very easy because they are very colorful and easily observed. Birds are the easiest of all animals to census as they are often brightly colored, relatively easy to see and highly vocal. All birds they are found chirping around. They make sweet sounds, very sweet to hear, and they are brightly colored because they have feathers on their body. But to monitor and census these birds is extremely costly because we know that birds they keep flying and we have to observe them from a distance. To observe them from distance and to take photographs of these birds to identify them, we need high cost cameras, high cost binoculars, telescopes. This all cost us extremely effective. And to find out the overall health of ecosystem, we need to count all the birds in that particular area. सभी एनिमल्स में बर्ड्स को काउंट करना आसान तो है क्योंकि वो दिखाई देते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उनमें चिरपिंग आवाज़ें निकालते हैं, तो इजीली देख सकते हैं। बट वो क्योंकि उड़ते हैं ये बर्ड्स, दे आर फ्लाइंग बर्ड्स एंड इवन इन वाटर दे आर वेडिंग, दे आर वेरी डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम अस। तो इनको देखने के लिए, क्योंकि वो दूर से देखना होता है, हमें अच्छे कैमरों की ज़रूरत होती है, अच्छे बाइनोकुलर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे टेलीस्कोप्स की ज़रूरत होती है और ये इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स जो हैं वो महंगे आते हैं। इसीलिए इनको हम कहते हैं ये एक्सट्रीमली कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। और उस इकोसिस्टम की पूरा ओवरऑल हेल्थ जानने के लिए हमें सभी बर्ड्स को काउंट करना और उनको मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है। नाउ वाटर बर्ड्स they are broadly defined as the birds ecologically dependent on wetlands. Wetlands कौन से हुए? कोई भी पानी का स्रोत हो, तालाब हो, नाला हो, बहता हुआ पानी हो, नदी, तो ये सारे जो हैं वेटलैंड्स, इनके ऊपर जो बर्ड्स डिपेंडेंट होते हैं उनको हम वाटर फाउल भी कहते हैं, वाइल्ड फाउल कहते हैं, शोर बर्ड्स एंड वेडर्स भी कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो वेटलैंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे किंगफिशर। किंगफिशर क्या है? दूर से उड़ती हुई आती है और मछली पकड़ती हुई स्विफ्ट कर जाती है। तो इस तरह के कुछ बर्ड्स हैं जो वेटलैंड पे डिपेंडेंट होते हैं, पैसराइन्स और किंगफिशर्स वगैरह। सो वेटलैंड्स में जो ऑक्यूपाई करने वाले जो बर्ड्स हैं वो वैरायटी ऑफ कंडीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि अगर आप एक तालाब को ऑब्जर्व करते हैं तो तालाब का जो किनारा होता है वो ड्राई जोन होता है, आसपास उगी हुई घास, मेडोस, और बीच में अगर हम देखें तो ओपन वाटर जोन होता है। तो बर्ड्स जो है इस पर्टिकुलर एरिया को ही अगर हम देखते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक, we see that different birds occupy the different zones of that lake, and it depends upon the availability of food and suitable foraging conditions. Looking to this, different birds can occupy different parts of the lake. Generally there are five major groups of water birds based on the wetland zones. They are open water birds जो बीच में पानी में रहते हैं, waders and shoreline birds जो किनारे में जो है वेड करते हुए शोर लाइन्स पे जो है वो तैरते हुए से जो है वो दिखाई देते हैं, मिडो एंड ग्रासलैंड बर्ड्स जो आसपास उगी हुई लंबी घास होती है तालाब के किनारे, रीड बेड, अदर वेजिटेशन जैसे वहाँ पे अगर पेड़ पौधे भी हों,
एंड बर्ड्स इन द ओपन एयर स्पेस, वेटलैंड के ऊपर हवा में उड़ते हुए भी बर्ड्स हो सकते हैं। डक्स, geese, grebes, cormorants, kingfishers, terns, gulls and pelicans represent the open water birds. खुले पानी में दिखाई देने वाले बर्ड्स जो है जनरली डक्स होते हैं, गीस हैं, ग्रेब्स हैं, कॉर्मोरेंट्स हैं, किंगफिशर्स, टर्न्स, गल्स एंड पेलिकन्स। लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्ड्स कि हर बर्ड को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, बट इसमें मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये स्पॉट बिल्ड डक है, स्पॉट बिल्ड डक है, कोम डक है, लेसर विस्लिंग डक है, रेडी शेल डक्स हैं। दीज आर ऑल डक्स विच आर ऑक्यूपाइंग द ओपन वाटर बर्ड्स। तो हर बर्ड को जो है किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के वजह से हम पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कोम डक, कोम डक का जो है बीक के ऊपर अगर आप देखें एक कंघे जैसा ऑर्गेनल जो है वो दिखाई देता है, जिसके वजह से हम इसको कोम डक कहते हैं। इसी तरह से जैसे स्पॉट बिल्ड है, स्पॉट बिल्ड डक को अगर हम देखें तो इसके बीक के ऊपर येलो स्पॉट दिखाई देता है। तो अगर आप अच्छे बायनोकुलर से दूर से भी देखेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू कैन आइडेंटिफाई कि ये स्पॉट बिल्ड डक है। कोम डक में आप देखिए कि ये कोम्ब की तरह जो ब्लैक कलर का आकार दिखाई दे रहा है चोंच के ऊपर, बीक के ऊपर। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू कैन आइडेंटिफाई दिस डक एज कोम डक। एंड स्पॉट बिल्ड डक में आप येलो स्पॉट देख सकते हैं। रेडी शेल डक जिसको हम सुरखाब कहते हैं, ये गोल्डन कलर का होता है। और ये लेसर विस्लिंग डक जब ये आवाज़ निकालता है तो ऐसा लगता है जैसे सीटी बज रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, देख के भी पहचान सकते हैं। वी कैन सी द बर्ड एंड वी कैन लिसन टू द वॉइस, द वोकल साउंड ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो। तो दिस लेसर whistling duck, it makes whistle like sound. Cormorants, great cormorants, लिटिल कॉर्मोरेंट्स कौवे जैसे दिखाई देते हैं ये दूर से, बट अगर इनका मुंह देखें हम तो ये हल्का सा पेंगुइन जैसा सा फीलिंग देता है। वाइट थ्रोट और येलो बीक होता है इसमें, जबकि कौवा जो है वो पूरा काला होता है। ग्रेट कॉर्मोरेंट लिटिल कॉर्मोरेंट से बड़ा होता है साइज में। तो these also occupy the open waters. ग्रेट कॉर्मोरेंट्स आप देखिए, किंगफिशर्स एज आई टोल्ड यू, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो वेटलैंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनमें है किंगफिशर्स। वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, इसका जो बीक के नीचे वाला जो हिस्सा अगर हम देखें तो वाइट होता है और ऊपर से ब्राउन और ब्लूइश कलर। ये तीन तरह के दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, स्मॉल ब्लू किंगफिशर, लेसर पाइड किंगफिशर एंड वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। इन तीनों को पहचानने के लिए लेसर पाइड किंगफिशर आप आसानी से देख सकते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट में है ये। और वाइट थ्रोटेड में जो है थ्रोट उसका वाइट होता है। और स्मॉल ब्लू किंगफिशर सबसे स्मॉल साइज में होता है, ये ब्लू कलर का है और इसका वाइट थ्रोट नहीं होता है जैसे वाइट थ्रोटेड का होता है। गर्ल्स, these are occupying the open spaces and they keep flying on the water, open water पे उड़ान भरते रहते हैं because they feed on the fishes. They are always foraging on the fishes in the water. Stilt, greenshank, sandpiper, storks, ibis, spoonbill, herons and egrets tend to frequently occupy the shallow waters. जो किनारा होता है, तालाब का किनारा, नदी का किनारा, जहाँ पे घास उगी हुई रहती है,
उसको ऑक्यूपाई करते हैं ये स्टिल्ट, ग्रीन शैंक, सैंडपर्पर, स्टोक्स आइबिस, स्पूनबिल। इसमें आप ब्लैक आइबिस देख रहे हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसके हेड के ऊपर जो है रेड कलर का क्राउन जैसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो लुकिंग टू दिस यू कैन आइडेंटिफाई दिस बर्ड एज ब्लैक आइबिस। ग्लॉसी आइबिस, वाइट आइबिस। ग्लॉसी आइबिस का जो फेदर्स है वो शाइन करते हुए रहते हैं, डार्क कलर्ड होते हैं बट उसमें शाइनिंग होती है, जिसकी वजह से उसको ग्लॉसी आइबिस कहते हैं। वाइट आइबिस, इसका नेक और बीक ब्लैक होता है, टेल ब्लैक होती है, बॉडी वाइट होती है। स्पून बिल में आप देख सकते हैं जैसे चम्मच की तरह होता है इसका बीक। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पून बिल बीक you can identify this bird as spoonbill। तो बर्ड्स को पहचानने के लिए या तो उनके चोंच से पहचान सकते हैं या उनके फेदर के कलर से पहचान सकते हैं, और द स्ट्रक्चर कि किस तरह से दिखाई दे रहा है, बॉडी का साइज क्या है, दिस ऑल आर द आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स। ग्रे हिरॉन, पर्पल हिरॉन। ग्रे हिरॉन ग्रे कलर का होता है ये, इसका फेदर्स जो हैं वो ग्रे होते हैं, गर्दन लंबी होती है, चोंच पॉइंटेड होता है, हेड के ऊपर ब्लैक कलर का एक लाइन दिखाई दे सकता है, नेक के नीचे ब्लैक कलर का लाइन। तो लुकिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज द ग्रे हिरॉन। सिमिलरली पर्पल हेरॉन इज पर्पल इन कलर। इग्रेट्स, लार्ज इग्रेट, लिटिल इग्रेट और कैटल इग्रेट। तीन तरह के इग्रेट्स होते हैं। लिटिल इग्रेट और लार्ज इग्रेट साइज में छोटे और बड़े से हम पहचान सकते हैं। लार्ज इग्रेट काफ़ी बड़ा होता है साइज में, और लिटिल इग्रेट और कैटल इग्रेट लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, बट यू कैन सी द डिफरेंस इन द कलर ऑफ द बीक। लार्ज इग्रेट का जो बीक है वो येलो कलर होता है, और जो लिटिल इग्रेट का बीक है वो ब्लैक कलर का होता है। इस कलर के डिफरेंस से आप पहचान सकते हैं, और साइज़ के डिफरेंस से पहचान सकते हैं कि लार्ज इग्रेट है या लिटिल इग्रेट है। और लिटिल इग्रेट और कैटल इग्रेट में कैटल इग्रेट की चोंच जो है वो येलो कलर की होती है। ऑल्दो द साइज लुक सेम बट देयर इज डिफरेंस इन द कलर ऑफ द बीक। The vegetated portion of the wetland are represented by rails, bitterns, coots, jacanas, moorhens, snipe, painted snipe, etc. जो वेजिटेटेड पोर्शन होता है, आस किनारे से थोड़ा अंदर की तरफ रीड्स और वेजिटेशन होते हैं। अगर लेक का अलग अलग जोन हम स्टडी करें तो डिफरेंट वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड इन द लेक। कुछ सबमर्ज्ड होते हैं, कुछ फ्लोटिंग होते हैं। तो इस तरह के जो वेजिटेशन के पोर्शन में जो बर्ड्स होते हैं वो है जनरली कूट्स, जैकानास, मूरहेंस वगैरह। कूट एंड सारस क्रेन यू कैन सी हियर, द मेल एंड द फीमेल सारस। कूट जो है वो आगे से बिल्कुल वाइट होता है और बाकी पूरा बॉडी जो है उसका ब्लैक होता है। Because of this feature, we can easily identify the bird as common coot. Moorhen, ब्लैक कलर और पर्पल moorhen, ब्लूइश पर्पल कलर का होता है ये। These occupy the vegetative portion of the lake. Now comes where to count. कहाँ काउंट करना चाहिए हमें बर्ड्स को? Any area, garden, orchard, park, forest, wetlands, grassland, deserts, etc. Because birds occupy every area. हर एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, एंड बर्ड्स आर द गुड बायो इंडिकेटर्स। दे रिफ्लेक्ट द हेल्दी
नेशन हेल्दी ऑफ दैट इकोसिस्टम, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में बताते हैं। इसीलिए हम बर्ड्स को बायो इंडिकेटर्स भी कहते हैं। कब काउंट करना चाहिए? ब्रीडिंग सीजन के दौरान, बिकॉज एट दैट टाइम वी सी कि वो नेस्टिंग करते हैं। द कलर ऑफ द फेदर्स ऑल्सो चेंज ऑफ मेल एंड फीमेल। विंटर काउंट्स, क्योंकि विंटर काउंट्स में क्या है कि माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं। वी ऑल नो दैट बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया, तो दिस season is very good to count different birds. Seasonality and timing of count is very important. सीज़न के हिसाब से, क्योंकि अगर समर्स हॉट स्क्रॉचिंग समर में अगर हम काउंट करने जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल सी वेरी फ्यू बर्ड्स। Either we have to go early morning, but in winters we can see huge good number of birds, residential as well as migratory birds. So during migration, if we count birds, we can see number of different variety of birds occupying the wetlands. How to plan a survey? If we are counting in any forest area or the lakes which are coming under the forest department or the relevant authority like irrigation department or agriculture department, we need to take permission. We should make local contacts because the people living around that area can know much better than us. उन्हें पता है कि बर्ड्स कब आते हैं, कब जाते हैं, किस सीज़न में आते हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं। We should also see the logistics. आप कहीं किसी जगह जा रहे हैं बर्ड्स की काउंटिंग के लिए, तो वहाँ रहने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, रूट्स का पता होना चाहिए, नेसेसरी फंड्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया था, थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है मॉनिटरिंग एंड सेंसस ऑफ बर्ड्स बिकॉज वी नीड हाई कॉस्ट कैमरास एंड बायनोकुलर्स. We need to take topo sheets, vegetation maps and aerial photos of that area. मैप अगर हम लेके जाएंगे तो we can study the area in a better way. लिटरेचर होना चाहिए, जैसे कि रेफरेंस बुक्स। बर्ड्स को पहचानने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू कैन आइडेंटिफाई एवरी बर्ड। बर्ड्स को पहचानने के लिए आपको अच्छे बुक्स की आवश्यकता होती है, जैसे सलीम अली की है, ग्रेमेट की बुक्स हैं। तो टू आइडेंटिफाई द बर्ड्स यू नीड रेफरेंस बुक्स। डेटा शीट बना करके ले जाना चाहिए, क्योंकि you cannot just scribble on a notebook. If you take a data sheet prepared, you can write immediately the number of birds you are seeing, the variety of birds you are seeing. Equipments, binocular camera, compass, altimeter, GPS वगैरह लेके जाना चाहिए so that you can come up with good output of the census. Field guides, reference books and papers. So to make a survey, you should first plan the survey. प्रॉपर प्लानिंग होगी तो यू कैन कम आउट विथ गुड आउटपुट्स, गुड रिसर्च वर्क. विच साइट टू सेलेक्ट? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेंसस? क्या पर्पस है हमारा? क्या उस एरिया को हम पहले से ही जानते हैं, वेदर इट इज़ अ रामसर साइट और आईबीए और ईबीए सेंचुरी है या नेशनल पार्क है? किस जगह हम करना चाहते हैं, दैट वी शुड फर्स्ट सेलेक्ट. एंड विद दैट यू शुड फ्रेम आउट द टाइम. कितने टाइम पीरियड में करेंगे, व्हाट विल बी द बजट, दैट इज़ द फंड्स यू रिक्वायर्ड, द लॉजिस्टिक्स टू स्टे ओवर देयर एंड द साइज ऑफ द टीम. आपके टीम में कितने लोग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं. And if you want to come out with good results, you should make groups so that every group can
go to different angles, and from those different angles they can identify the birds and monitor the birds. स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। नॉन सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, नॉन सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी क्या है, जिसमें टोटल काउंट इन एन एरिया होता है। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे केला देव नेशनल पार्क, कहाँ पे है ये, भरतपुर में है। वहाँ अगर हम साइबेरियन क्रेन्स को काउंट करना चाहते हैं तो वी विल काउंट ऑल द साइबेरियन क्रेन्स ऑक्यूपाइंग दैट पर्टिकुलर एरिया, उसको हम टोटल काउंट कहेंगे। नेस्ट काउंट किसको कहेंगे, जिसमें उस पर्टिकुलर एरिया में जो जितने भी नेस्ट बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क कॉलोनी, स्टोक्स जो हैं ट्रीज के ऊपर जो है काफ़ी सारे झुंड में जो है वो अपने नेस्ट बनाते हैं। तो एक पेड़ पे हम कई नेस्ट देख सकते हैं, जिसको हम स्ट्रोक कॉलोनी कहते हैं। पेंटेड स्ट्रोक्स अगर हम देखते हैं तो वो कॉलोनी की तरह रहते हैं, तो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ नेस्ट। टेरिटरी मैपिंग, जैसे फ्लोरिकन्स हैं, दे डिस्प्ले द ग्राउंड, मतलब पूरे झुंड में जो है टेरिटरी की तरह जो है वो आते हैं और उस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। Now counting a small representative population and then extrapolating about the total population, this will be known as the sampling strategy. फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्ड्स, हम सारे बर्ड्स को काउंट नहीं कर सकते। अब वी वांट टू नो द डाइवर्सिटी ऑफ दैट इकोलॉजी, द इकोसिस्टम, तो हम सारे बर्ड्स काउंट नहीं कर सकते। पर्टिकुलर एरिया के बर्ड्स को अगर हमने काउंट किया और फिर टोटल पॉपुलेशन को हमने इवेलुएट किया, तो उसको हम सैम्पलिंग स्ट्रेटजी कहेंगे। एंड इट कैन बी रैंडम और स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमैटिक रैंडम। दिस वी हैव टू मेक द स्ट्रेटजी। Now, the important points to remember before starting the census or counting or monitoring of the birds is that do not unnecessarily collect large data. बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमाइज योर एफर्ट्स, आपके जो एफर्ट्स हैं उसको मैक्सिमाइज कीजिए। डिटरमाइन द सैम्पल साइज एंड कलेक्ट द राइट टाइप ऑफ द डाटा। सही डाटा को कलेक्ट करना है, अननेसेसरीली बस काउंट करते ही चले जाना है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। टू मेक योर स्ट्रेटजी, टू प्लान, टू मेक योर डाटा शीट्स, एंड यू शुड मैक्सिमाइज योर एफर्ट्स। जो आपके, अगर आपकी टीम छोटी भी है तो उस टीम से भी आपको उस पूरे एरिया को किस तरह से सेंसस करना है बर्ड्स का, दैट यू हैव टू लुक आफ्टर इट। Thank you so much. We'll discuss about the various techniques of identification and bird techniques in our next lecture. Thank you.